नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं ये सवाल जवाब का सिलसिला और लेते हैं एक एक करके कुछ सवाल। पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है प्रखर त्रिपाठी जी ने। त्रिपाठी जी, आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने पूछा है कि क्या हमें 4 से 5 थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप बेटर रिजल्ट पा सकें। एक सेक्टर या एक थीम अच्छा परफॉर्म ना कर रही हो तो फिर दूसरा सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा। तो त्रिपाठी जी, यदि आपका मकसद ये है कि यदि एक सेक्टर अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो और दूसरा सेक्टर उस वक्त पर अच्छा परफॉर्म करे और जिससे आपका रिस्क कम हो जाए, रिटर्न्स बेटर हों, तो फिर आप डाइवर्सिफाइड फंड में कर सकते हैं। 4-5 सेक्टर या 4-5 थीम में आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसके मुकाबले यदि आप एक डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको सारे सेक्टर्स और सभी या कई थीम्स का बेनिफिट मिल जाएगा। तो मल्टीपल सेक्टोरल फंड्स में या मल्टीपल थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से कोई उसकी ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही है। या तो आप एक डाइवर्सिफाइड फंड में करें ताकि आपको मल्टीपल सेक्टर्स, मल्टीपल थीम्स का बेनिफिट मिले, या फिर एक या दो सिलेक्टेड सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें या सिलेक्टेड थीम्स में इन्वेस्ट करें जिन थीम्स या सेक्टर्स में आपको लगता हो कि ये और सेक्टर्स के मुकाबले बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और इसीलिए थीमेटिक फंड या सेक्टरल फंड्स में उन्हीं इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए जिन्हें मार्केट की अच्छी समझ हो और जो ये बात समझ सकते हो कि किस वक्त पर कौन से सेक्टर ब्रॉडर मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकते हैं, और फिर जब वो सेक्टर या थीम प्ले आउट हो जाए तो उसके बाद वहां से एग्जिट करके दूसरे सेक्टर या दूसरे थीम्स में स्विच करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सिंपली 4-5 थीमेटिक फंड्स में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है हैरी सिंह ने, और आपने बताया कि आपके पास हैं 20 फंड्स और आप चाहते हैं कि आप 15 फंड्स इसमें से कम कर लें और सिर्फ 5 फंड्स ही अपने पोर्टफोलियो में रखें। लेकिन किस तरह से आपको करना चाहिए? क्या आपको इस तरह से रिडम्पशन करना चाहिए कि सिर्फ 1 लाख रुपए का ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो ताकि उस पर टैक्स ना लगे? क्या अच्छा रहेगा? देखिए, ये बात तो तय है कि यदि आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे फंड्स हो गए हैं तो आपको पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करना चाहिए। लेकिन जैसा आपने कहा कि यहाँ पर आपको कैपिटल गेन टैक्स भी आपके लिए एप्लीकेबल हो सकता है। तो आपको देखना यह है कि यदि टैक्स पे करने के बाद भी ये आपको फायदेमंद दिखाई दे रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे फंड्स हैं जो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और बेहतर है कि आप यूनिट्स को रिडीम कर लें, उसके ऊपर टैक्स यदि बनता है तो आप पे कर लें, लेकिन आप भविष्य में अच्छे रिटर्न्स बना पाएं तो ये सही रहेगा। और यदि फंड्स परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब अधिक फंड्स हैं लेकिन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर मेरे हिसाब से आप फिलहाल उनमें बने रहिए। फिर आपको वहां से निकलने की जरूरत नहीं है। तो आप सिर्फ ये ना देखें कि आपके पास क्योंकि बहुत सारे फंड्स हो गए इसके लिए आपको फंड्स को रिडीम करना है। ये भी जरूर देखें कि उन फंड्स का प्रदर्शन कैसा है और आपके पोर्टफोलियो का एलोकेशन कैसा है। यदि पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा रिस्की हो गया है तब भी आप वहां से एग्जिट करने का प्लान बना सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है एसके सिंह ने। और मिस्टर सिंह, आपने कहा है कि मैंने आपको पिछले वीडियो में सही से गाइड किया, सो थैंक यू वेरी मच। आपको मेरी सलाह अच्छी लगी और आपके पास सभी जो स्कीम्स हैं वो एसबीआई की ही हैं और उन सब में मिलाकर 4,40,000 रुपीज़ आपके इकट्ठे हो गए हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि आपको 2,000 रुपीज़ की एसआईपी और करनी है और आपको किस ऐप के थ्रू करनी चाहिए। देखिए, यदि ऐप की बात करें तो बहुत सारे ऐप्स हैं जहां पर आप फ्री में ऐप्स को डाउनलोड करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मेरे विचार से आप माई कैम्स ऐप है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के 2 रजिस्ट्रार हैं, कैम्स और
कार्वी। तो कैम्स का एक ऐप है माई कैम्स, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप उन सभी स्कीम्स में या उन सभी फंड हाउसेस की स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिन्हें कैम्स मैनेज करता है। तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए सही रहेगा। आप माई कैम्स ऐप डाउनलोड कीजिए और उसके जरिए आप निवेश कर सकते हैं। और साथ ही आपको ये भी देखना होगा कि किस तरह के फंड्स ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में हैं, उस हिसाब से ही आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए। ये भी ज़रूरी है कि आपका पोर्टफोलियो अलग अलग फंड हाउसेस में हो और अलग अलग कैटेगरी के आपके पास फंड्स हो। ऑल द बेस्ट टू यू। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल। और ये सवाल आपने पूछा है, आपका नाम यहाँ देख रहा हूँ मैं, आपका हैंडल है बनी चौधरी और आपका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है रूपशा। तो चलिए मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपका नाम रूपशा है। और रूपशा जी, आपने पूछा है कि LIC जीवन शांति में कुछ फ़ायदा मिलेगा और FD के बारे में बताइए। तो FD तो आप जानते होंगे, FD में तो बेसिकली आप बैंक में FD ओपन कर सकते हैं, अलग अलग टर्म की FD होती हैं और उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वहाँ पर वेरी करता है। जो सरकारी बैंक हैं या प्राइवेट बैंक्स हैं उसके मुकाबले में जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं उनका इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन यदि आप ज़्यादा सेफ्टी चाहते हैं तो फिर ऐसे में जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं या फिर जो बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं वो बेहतर माने जा सकते हैं। तो इस पर आप विचार कर सकती हैं। दूसरी बात, LIC जीवन शांति प्लान एक डेफर्ड एन्युटी प्लान है, यहाँ यानी कि आप इस पॉलिसी में रेगुलरली प्रीमियम पे करते हैं और फिर या फिर आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहते हैं और एक समय के बाद आपको गारंटीड पेंशन मिलती है। ये गारंटीड वर्ड सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रिटर्न्स ज़्यादा कुछ खास नहीं होते हैं। डिपेंडिंग ऑन कि किस एज में आपने शुरू किया है, 5 से 6% का आपको यहाँ पर सालाना रिटर्न मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि आपको किसी ने कहा होगा या आपने सुना भी होगा कि आप मान लीजिए एक यंग एज में पॉलिसी लेते हैं और 60 इयर्स की एज में आपकी पेंशन शुरू होती है। ये कहा जाता है कि आपको उस वक्त हर महीना 1 लाख रुपए पेंशन मिलेगी। बट आप सोच सकते हैं कि इतने सालों के बाद 1 लाख की वैल्यू क्या होगी। और समस्या यहीं ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जो पेंशन होती है वो एक फिक्स रेट से मिलेगी। तो यदि किसी व्यक्ति को 60 इयर्स की एज में 1 लाख रुपया पेंशन मिलना शुरू होती है तो 65 में भी उतनी मिलेगी, 70 की एज में भी उतनी मिलेगी और जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी पैसे की वैल्यू कम होती जाएगी और ऐसे में आपको एहसास होगा कि जो पेंशन मिल रही है वो बहुत ही कम हो गई है। तो इससे अच्छा है कि ऐसे प्लान में इन्वेस्ट किया जाए जहां पर समय के साथ में अच्छी ग्रोथ हो, जो महंगाई दर है उससे ज़्यादा आपको रिटर्न मिल सके और टैक्स आपका कम लगे, क्योंकि ये जो एन्युटी प्लान्स होते हैं इनके जरिए जो एन्युटी मिलेगी वो भी टैक्सेबल होगी। तो ऐसा भी नहीं है कि टैक्स फ्री एन्युटी मिल रही है। तो इन सब बातों को सोचते हुए मेरे हिसाब से यदि आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, अपने रिटायरमेंट के लिए अच्छी राशि इकट्ठा करना चाहते हैं, तो फिर आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स में उतार चढ़ाव का जोखिम होता है, लेकिन यदि आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहें, इन्वेस्ट करते रहें, तो जोखिम कम होता जाता है और आप अच्छी पूंजी जुटा सकते हैं, ताकि भविष्य में जब पैसों की जरूरत हो तब आपके पास अच्छा पैसा हो और उस पैसे से लंबे समय तक आप अपना कैश फ्लो मैनेज कर सकें। ऑल द बेस्ट टू यू। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है प्रभात कुमार ने। प्रभात जी, आपने बताया कि आपके पास है 35 लाख रुपए और आप चाहते हैं कि आप इन पैसों को पोस्ट ऑफिस NSC यानी कि नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करें। तो इस पर मेरी राय चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप इसमें ना करें। वजह यह है कि NSC एक 5 ईयर का इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है फिलहाल में 7.70%, यानी कि 8% से भी कम का यहाँ पर आपको ब्याज मिलता है और ये जो इंटरेस्ट है ये टैक्सेबल भी है। तो अगर महंगाई को मात देनी है तो फिर ऐसे में आपको
थोड़ा सा इक्विटी का सहारा लेना चाहिए। देखिए, यदि आप बात करेंगे कि जोखिम की, तो एनएससी के ऊपर आपको किसी तरह का मार्केट संबंधित रिस्क नहीं है। यहां पर मतलब एक बार यदि 7.70% इंटरेस्ट कहा गया है तो आपको मिलेगा, और ऊपर से ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो कोई आपको यहां पर ये भी रिस्क नहीं है कि आपका पैसा डूब जाएगा। लेकिन समस्या यही है कि महंगाई में यदि आपको रिटर्न्स इतने ना मिलें कि महंगाई दर को वो रिटर्न्स मात दे पाएं, तो फिर ये भी एक जोखिम है। तो मैं कहूँगा कि आप देखिए आपकी जोखिम सहने की क्षमता कैसी है। आप लंबे समय के लिए यदि निवेशित रहना चाहते हैं तो फिर आपको इन पैसों को म्यूचुअल फंड्स में, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पैसे इसमें से आप एनएससी में कर लें, लेकिन कुछ पैसा आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगेन, आप मुझे बताइए कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कैसा है, कितने समय के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपकी एज क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट करने का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या फाइनेंशियल गोल है, और फिर मैं आपको ये अपनी राय इस पर रख पाऊंगा कि आपको किस तरह से पोर्टफोलियो बनाना चाहिए ताकि आप लंबे समय में बेहतर रिटर्न्स अर्न कर पाएं। लेकिन एक बात तय है कि आपको जब भी पैसे इन्वेस्ट करने हो तो इस बात का भी ख्याल होना चाहिए कि पोस्ट टैक्स आप कितने रिटर्न्स पा रहे हैं और क्या वो रिटर्न्स महंगाई दर को मात दे पाएंगे या नहीं। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है प्रभात कुमार ने। प्रभात जी, आपने बताया है कि आपके पोर्टफोलियो में 3 स्कीम्स हैं, एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई मिड कैप और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। और फ्लेक्सी कैप में 2000 रुपीज़ और मिड कैप स्मॉल कैप में 11,000 की आप एसआईपी कर रहे हैं, और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है 12 से 15 साल का। आपको 2 फंड और लेने हैं, उसके लिए आप कह रहे हैं कि मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप और क्वांट मिड कैप फंड कैसे रहेंगे। तो प्रभात जी देखिए, आपके पास में जो 3 फंड्स हैं, तीनों अच्छे फंड्स हैं, और क्योंकि जो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है उसका एक्सपोजर मेजरली लार्ज कैप में है, और इन एडिशन टू दैट आपके पास में मिड कैप और स्मॉल कैप फंड भी है। अब जो आप कह रहे हैं कि आपको और निवेश करना है, तो अगर आपका बड़ा अमाउंट नहीं है तो मैं तो ये कहूँगा कि इन्हीं फंड्स में यदि आप ऐड कर लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अलग से स्मॉल कैप ऑलरेडी आपके पास में है और उसमें आप सिर्फ 1000 रुपीज़ की एसआईपी कर रहे हैं, तो आपको दूसरा स्मॉल कैप फंड नहीं लेना चाहिए। साथ ही मिड कैप भी आपके पास में है, तो एक और मिड कैप फंड आप ना लें। आप अच्छा होगा कि यदि 1,000 रुपये बढ़ाने हैं तो आप 1000 रुपीज़ ऐड कीजिए पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में और 1000 आप कर लीजिए मिड कैप फंड में, ये सही रहेगा। स्मॉल कैप फंड में आप और ऐड इस वक्त ना करें। अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है रविंद्र मानूकर ने। रविंद्र जी, आपने कहा है कि आप 5 लाख रुपीज़ लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसके बाद 10,000 की आप एसआईपी भी करना चाहते हैं 5 साल के लिए, और उसके बाद आप एसडब्ल्यूपी करेंगे, और उसके लिए आपने 2 फंड्स चुने हैं, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। तो ये दोनों फंड्स अच्छे हैं, दोनों ही हाइब्रिड फंड्स हैं, और एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड जो है वो इक्विटी और डेट दोनों एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर सकता है, और वहीं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड इक्विटी और डेट के अलावा गोल्ड में भी इन्वेस्ट करता है। तो आप दोनों फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे दोनों ही फंड्स अग्रेसिव हैं। यहाँ पर इक्विटी का एलोकेशन जो है वो काफ़ी है, तो अगर आप किसी ऐसे हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर इक्विटी एलोकेशन 65%, 70% इस तरह का हो या उससे ज़्यादा भी हो मान लीजिए, तो उतना परसेंट का जोखिम तो इक्विटी वाला वहाँ पे रहेगा। तो इसलिए ध्यान रहे कि आप यहाँ पर यदि इन्वेस्ट कर रहे हैं, हालांकि आपने कहा है कि 5 साल का नजरिया है, तो जो लमसम पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लमसम को भी आप वन गो में मत कीजिए, बल्कि थोड़ा सा स्टैगर्ड मैनर में कीजिए, ताकि यदि मार्केट में थोड़ी गिरावट भी आती है तो आपका जोखिम थोड़ा कम हो सके। तो आज इस वीडियो में मैंने आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या आपके सवालों के उत्तर के साथ
आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।